हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हर्षे एंड चेंज एक्सपेरिमेंट पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सेगमेंट में हमें ये जानना है कि हर्षे और चेंज का प्रयोग क्या था। आपको हमने इस चैप्टर में ये समझाना शुरू किया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसी में से सबसे पहले ग्रिफिथ ने चूहों के ऊपर रूपांतरण का प्रयोग किया और सिद्ध करने का प्रयास किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। फिर इसके कुछ समय बाद एवरी मैकार्टी ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। फिर वैज्ञानिकों के मन में बहुत सारी ऐसी त्रुटियां रह गई कि एक डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है या प्रोटीन एक आनुवंशिक पदार्थ है। पुनः फाइनली हर्षे व चेज ने मिलकर एक विशेष प्रकार का प्रयोग किया जिसमें ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, यानी प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। तो दो साइंटिस्टों ने मिलकर, एक साइंटिस्ट जिनका पूरा नाम था अल्फ्रेड डी हर्षे, यानी पहले साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था अल्फ्रेड डी हर्षे, और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ठीक है चेज, जिनका कंप्लीट नाम था चेज। इन दोनों ने मिलकर 1952 में एक कंप्लीट प्रयोग करने का प्रयास किया। अल्फ्रेड डी हर्षे और मोर्था चेज, इनका पूरा नाम मोर्था चेज था। इन दोनों ने मिलकर डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, इसके लिए कंप्लीट प्रयोग कर सिद्ध करने का प्रयास किया। हम उसी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि हर्षे व चेज का यह प्रयोग क्या है। बट उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हर्षे और चेज के प्रयोग में जो एक्सपेरिमेंट्स लिए गए थे, जो प्रयोग किए गए थे, उनमें विशेषता क्या थी। सबसे पहले हमने ये जानने का प्रयास करें कि हर्षे व चेज ने जो प्रयोग किए उसके पहले क्या दो चीजें ली थी। एक तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस लिया था, यानी हर्षे व चेज ने अपने प्रयोग में एक बैक्टीरियोफेज वायरस, या हम इसे हिंदी में जीवाणुभोजी कहते हैं। पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि जीवाणुभोजी क्या होते हैं। जीवाणुभोजी इनका नाम है, जिसे आपको लग रहा होगा कि ये बैक्टीरिया है, बट दिस इज ए नॉट के टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये जीवाणु नहीं है। जीवाणुभोजी का मतलब ये है कि ये एक प्रकार के वायरस होते हैं जिन्हें हम जीवाणुभोजी वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको जीवाणुभोजी कहा गया। हर्षे व चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरियोफेज वायरस लिया था जिसका नाम था T2 फेज बैक्टीरियोफेज वायरस। इसके अलावा इन्होंने एक विशेष प्रकार के जीवाणु को लिया जिसका नाम था इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो पहली बात ये जानिए, अल्फ्रेड डी हर्षे व मोर्था चेज ने 1952 में जेनेटिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन है, इस बात को सिद्ध करने के लिए एक बैक्टीरियोफेज वायरस T2 फेज बैक्टीरिया तथा एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया T2 फेज बैक्टीरियोफेज वायरस व एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया जिसे इस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं, इन दोनों को लेकर अपना प्रयोग करना शुरू किया। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट बातें हमें और जानना पड़ेगा इनके प्रयोग की समझने से पहले, कि दो विशेष प्रकार की इन्होंने आइसोटोप बनाए थे। यानी फर्स्ट आइसोटोप बनाया था S35 और दूसरा बनाया था P32। अब P32 और S35 क्या, इसको जान लेते हैं। ऑलरेडी हमें ये पता होना चाहिए कि जो सल्फर है और जो फास्फोरस है, सल्फर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोटीन, ये बातें आपको जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आएगा। एंड फास्फोरस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन डीएनए, यानी हर्षे व चेज ने इसके पहले दो आइसोटोप तैयार किए। हमें पता होना चाहिए कि फास्फोरस हमेशा डीएनए के साथ पाया जाता है, जो अपने फास्फोरिक एसिड के रूप में PO4 के रूप में पढ़ रखा होगा, जबकि सल्फर हमेशा प्रोटीन में पाया जाता है। सल्फर के प्रोटीन्स के अमीनो एसिड सल्फर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसी आधार पर हर्षे व चेज ने दो आइसोटोप तैयार किए, P32 और S35, फिर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो मैं एक बार पूरी बातें दोहरा देता हूं। अल्फ्रेड डी हर्षे और मोर्था चेज ने 1952 में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में अपना प्रयोग करना शुरू किया। बट उसके पहले उन्होंने जो विशेष प्रकार का बैक्टीरियोफेज वायरस लिया, जिस बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम था T2 फेज बैक्टीरियोफेज वायरस। इसके अलावा उन्होंने इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु लिया।
प्रयोग करने से पहले इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में दो विशेष प्रकार के आइसोटेप तैयार किए, एक S35 और दूसरा P32 तैयार किया। देन इसके बाद इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस की सहायता से बैक्टीरिया की सेल वॉल में इंफेक्शन कराना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने ठीक है बैक्टीरिया की सेल वॉल में इंफेक्शन कराने के लिए क्या किया, रेडियो एक्टिव पदार्थ S35 को लेबल्ड किया प्रोटीन में। यहाँ पर थोड़ा सा हम और जान लेते हैं वरना आपको कम समझ में आएगा। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं इनमें तीन मुख्य संरचना होती है। अपर पार्ट हेड होता है, शीर्ष जिसे कहते हैं, और मिडिल पोर्शन को नेक कहते हैं, जबकि जो लोअर पोर्शन होता है इसे टेल कहते हैं। यानी बैक्टीरियोफेज वायरस में तीन संरचनाएं होती हैं जिसे हेड, नेक और टेल कहा जाता है। हेड पोर्शन इसका हेक्सागोनल होता है और इसी के अंदर इनका आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बैक्टीरियोफेज वायरस के संरचना में तीन मुख्य भाग होते हैं जिन्हें हेड, नेक और टेल कहते हैं। अपर पार्ट में हेड पोर्शन में इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, शीर्ष वाले भाग में नेक पोर्शन में प्रोटीन का मुख्य हिस्सा होता है, जबकि टेल भी प्रोटीन की बनी होती है। जब भी किसी जीवाणु को संक्रमण करते हैं तो टेल की सहायता से उन्हें पकड़ते हैं, यानी इन्फेक्शन टेल की सहायता से करते हैं। देन इनका जेनेटिक मटेरियल किसी भी बैक्टीरिया की सेल में ट्रांसफर हो जाता है, जबकि इनका प्रोटीन का कैप्सिड यानी नेक और टेल पोर्शन बाहर ही रह जाता है। यानी टेल, हेड, नेक बाहर रहता है प्रोटीन का हिस्सा, केवल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्ट हो जाता है। तो अब देख लेते हैं पूरी प्रक्रिया को। रेडियोएक्टिव पदार्थ जो S35 लेबल्ड किया गया था, ये प्रोटीन के कैप्सूल में ट्रांसफर किया गया। हमने जो पहला बैक्टीरियोफेज T2 फेज बना रखा है, इसका कलर हमने प्रोटीन वाला हिस्सा रेड कलर से कर रखा है। ये आपको समझने में अति आवश्यक होगा कि कलर को जरूर ब्रेन में रखेंगे। जबकि दूसरा रेडियो एक्टिव पदार्थ जो P32 बनाया गया, इसको लेबल्ड किया गया डीएनए के अंदर, जो हमने रेड कलर का बना रखा है। अब आप ध्यान से सुनेंगे। S35 और P32 दो आइसोटोप हार्शे और चेज ने बनाया था। तो सबसे पहले इसे विषाणु के अंदर, वायरस के अंदर बैक्टीरियोफेज में ट्रांसफर किया। S35 को प्रोटीन के सेल्स यानी पूरी प्रोटीनियस पोर्शन हेड, नेक, टेल में ट्रांसफर किया, जबकि रेडियो एक्टिव पदार्थ P32 को डीएनए के अंदर यानी टेल्स के शीर्ष के, हेड्स के अंदर पोर्शन में ट्रांसफर किया। देन इसके बाद में इन बैक्टीरियोफेज वायरस को संक्रमण करने दिया, मींस इन्हें परख नली के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया पर इंफेक्शन क्रिएट करने दिया। और देन उसके बाद ब्लाइंडिंग, अनावरण किया। ब्लाइंडिंग क्या होता है, परख नली को सेंट्रीफ्यूगस मशीन में रखकर अच्छे से मथा गया, जिसके कारण इसलिए मथा गया कि उनका जब जेनेटिक मटेरियल सेल में ट्रांसफर हो गया है। पहले इस प्रोसेस को देखेंगे। जब बैक्टीरियोफेज वायरस ई कोलाई बैक्टीरिया, दिस इज द ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया की सेल है। बैक्टीरियोफेज वायरस ने जब ई कोलाई बैक्टीरिया पर संक्रमण किया, फिर इस दौरान उनका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया। इस दौरान ठीक है, इन्फेक्शन के बाद जब अनावरण कराया गया, अनावरण मतलब परख नली में अच्छे से मथा गया, तो फिर बैक्टीरियोफेज वायरस का जो हेड पोर्शन था यानी जो प्रोटीनियस पोर्शन था, दोनों का वह सेल से अलग हो गया, यानी बैक्टीरिया की सेल से अलग हो जाता है। इस दौरान इनके इंटरनल पोर्शन में इनका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होकर रेप्लिकेशन करने लगता है। फिर क्या किया गया, पुनः जब सेंट्रीफ्यूग कराया गया, अपकेंद्रण किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब इस सेल को कुछ देर के लिए सेंट्रीफ्यूग मशीन में रखकर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, तो फिर परख नली में दो प्रकार की विशिष्ट संरचनाएं दिखाई दी। लास्ट में जब अनावरण, अपकेंद्रण के बाद अपकेंद्रण हुआ, तो ये देखा गया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ S35 डेडिकेटेड इन द सुपरमेंट, नॉट इन द ई कोलाई बैक्टीरिया, यानी जो S35 मटेरियल है, आइसोटोप है, ये परख नली के अंदर द्रव्य में उपस्थित था, जबकि बैक्टीरिया की सेल के अंदर नहीं उपस्थित था। एक बार पूरी प्रक्रिया को रिवाइज करता हूं। रेडियोएक्टिव पदार्थ को यानी S35 को प्रोटीन यानी हेड, नेक, टेल में ट्रांसफर किया गया, देन इन्फेक्शन कराया गया, देन ब्लाइंडिंग कराई गई, देन सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। अब परख नली में मान लेते हैं कि दिस इज द टेस्ट ट्यूब, एक परख नली थी, इसके लोअर पोर्शन में S35 प्रेजेंट था, लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर S35 रेडियोएक्टिविटी प्रेजेंट नहीं थी।
दूसरे वाले को देख लेते हैं, सेम प्रक्रिया, इन्फेक्शन देन ब्लाइंडिंग देन द अपकेंद्रण। तो ये देखा गया कि जो रेडियो एक्टिविटी थी, रेडियो एक्टिव पदार्थ P32 था, यह बैक्टीरिया की सेल के अंदर उपस्थित था, जबकि बाहर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर, परख नली के अंदर जो मटेरियल था उसके अंदर S35 नहीं प्रेजेंट था, उसके अंदर P32 नहीं प्रेजेंट था। इससे प्रेजेंट पता चल जाता है कि जो P32 है फास्फोरस, ये डीएनए का मटेरियल, डीएनए का अवयव है जो डीएनए के साथ बैक्टीरिया की कोशिका में ट्रांसफर हो गया है, जबकि S35 मुख्य रूप से प्रोटीन का अवयव है जो बाहर प्रेजेंट रह गए हैं। सिद्ध क्या हो रहा है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है जो सेल के अंदर प्रवेश कर पाया है। इसके बाद में लाइटिक साइकिल के बाद इन्होंने लाइसोजेनिक साइकिल तक भी ट्रांसफर करके दिखाया कि जब पुनः बैक्टीरियोफेज वायरस यानी इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और बैक्टीरियोफेज वायरस इस पूरी सेल को ब्रेक करके पुनः स्वतंत्र अवस्था में दिखाई दे, तो उनमें भी वही डीएनए प्रेजेंट था जो पहले से प्रेजेंट कराया गया था P32 वाला, जबकि S35 का कोई भी रेडियो एक्टिविटी किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं पाई गई। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। मैं पूरी बातों को दोहराने का प्रयास करता हूं और आपको इस बात को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यह टॉपिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि इतनी नहीं कि आप समझ नहीं सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। हर्शे व चेज ने 1952 में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है, इसके लिए अपना प्रयोग करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने दो आइसोटोप तैयार किए। फर्स्ट आइसोटोप का नाम रखा रेडियो एक्टिव पदार्थ का S35 और दूसरे का नाम रखा P32। आपका पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है जबकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। इस आधार पर इन्होंने दो आइसोटोप तैयार किए। इसके अलावा इन्होंने अपने प्रयोग में T2 फेज बैक्टीरियोफेज वायरस और एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु को लिया। देन अब इनका एक्सपेरिमेंट कैसे शुरू होता है, ऑलरेडी हम सभी को अगर आपको पता है या नहीं पता है तो क्लियर कर देते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इनमें तीन संरचना होती है, हेड, नेक और टेल। हेड इनका हेक्सागोनल पोर्शन होता है जो प्रोटीन का बना होता है, नेक टेल भी प्रोटीन का बना होता है, लेकिन इनके हेड पोर्शन में इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले इसी का उपयोग करके, और साथ में एक ज्ञान और होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अपना इन्फेक्शन करते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं। और प्रकृति की कोई भी सेल डीएनए का रेप्लिकेशन करती है, चाहे वह स्वतः सेल का डीएनए हो या किसी बाह्य कोशिका का डीएनए हो। तो सबसे पहले इसी विधि का इन्होंने उपयोग किया क्या कि रेडियोएक्टिव S35 को एक बैक्टीरियोफेज वायरस में ट्रांसफर किया और रेडियोएक्टिव P32 को एक बैक्टीरियोफेज वायरस में ट्रांसफर किया। पूर्व ज्ञान ये है कि जब सल्फर हमेशा प्रोटीन के साथ है तो सल्फर का प्रोटीनियस मटेरियल जितना रेड कलर मैंने बनाया है कैप्सिड, हेड, नेक, टेल वाला, वहां पर जाकर जुड़ जाता है, जबकि जितना मैंने रेड कलर यहां बनाया है यानी जेनेटिक मटेरियल हेड पोर्शन में, वहां पर P32 जुड़ जाता है। देन इसके बाद बैक्टीरियोफेज वायरस को बैक्टीरिया की सेल से संक्रमण कराने दिया दोनों पोर्शन में। क्या देखा गया कि फिर बैक्टीरियोफेज वायरस ने अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए को सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया दोनों में। देन इसके बाद पुनः जब ब्लाइंडिंग कराई गई तो ब्लाइंडिंग कराने का मतलब ये है उसे अच्छे से मथ दिया गया, तो ये देखा गया कि बैक्टीरियोफेज वायरस का जो हेड पोर्शन है ये सेल से अलग हो गया। यहाँ भी बैक्टीरियोफेज वायरस का हेड पोर्शन सेल से अलग हो गया। देन इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया दोनों सेल को और फिर दोनों परख नलियों में इसका अवलोकन किया गया। तो पहली परख नली में क्या देखा गया कि जो सल्फर की रेडियो एक्टिविटी थी वह मुख्य रूप से द्रव्य पदार्थ में उपस्थित थी यानी प्लावी के अंदर उपस्थित थी, जबकि जो फास्फोरस की रेडियो एक्टिविटी थी या बैक्टीरियल सेल के अंदर उपस्थित थी। क्या सिद्ध हो रहा है कि प्लावी में या सल्फर की जो रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, इसका मतलब सल्फर बाहर है और सल्फर प्रोटीन का हिस्सा है यानी प्रोटीन सेल के बाहर रह गई है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। जबकि फास्फोरस ठीक है डीएनए का हिस्सा है, डीएनए बैक्टीरिया की सेल में प्रेजेंट है यानी डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है।
अनक्लिवोकल बायोलॉजी ने लिखा है कि बोलती बंद करने वाला डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, यह प्रयोग हर्षे और चेज ने सिद्ध कर दिया। ये तो एक लाइफ साइकिल बताई गई। देन इसके बाद लाइटिक लाइफ साइकिल में ये बताया गया कि फिर बैक्टीरियोफेज वायरस ने अगली पीढ़ी के वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, तो पुनः डीएनए का फास्फोट यानी P32 आइसोटोप अगली पीढ़ी तक देखा गया, यानी पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और नीट जैसे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। गिरफिथ का प्रयोग और हर्षे व चेज का प्रयोग, दो में से एक क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। साथ में आपसे निवेदन रहेगा कि मैं बहुत फास्ट प्रयास कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम टॉपिक में टच करा पाऊं। फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इकोलॉजी और ठीक है जेनेटिक्स, इन दोनों के चैप्टर हम रेगुलर कंटिन्यू लेक्चर टू लेक्चर पढ़ रहे हैं, बट इसके अलावा आज से ही हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट वीडियो सेगमेंट जो पिछले टॉपिक के हैं लाइक रिप्रोडक्शन के या फिर अन्य टॉपिकों के, उनके कुछ शॉर्ट वीडियोज आपको अपलोड करके प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे और आप अच्छे से मेहनत करके अपनी बायोलॉजी का प्रिपरेशन करते रहें। ध्यान रखें 4 चैप्टर अगर हम ये तैयार कर लेते हैं और कुछ जितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं वो 16 फरवरी के पहले तैयार कर लेते हैं, तो हमारा लगभग 90% प्लस नंबर्स आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसमें कोई संशय नहीं है। बट हमारे सारे वीडियो को आप तक पहुंचना चाहिए और आप उसे तैयार करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।